सबसे पहले वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है, उसको रिझाते हुए बेडरूम में भी लेके जाती है। इसके बाद जो खेल शुरू होता है, कुछ ही पलों में वह इंडोर पुलिस पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो अलग ही दृश्य होता है, क्योंकि जो रूम में वो कुछ और करने गए थे वो रूम पूरा नाइटमेयर बन चुका था। मतलब वहाँ दो सब पड़े हुए थे। पूरा खेल 4 जनों पर खिलता है और आकर 2 जनों पे रुक जाता है, मतलब 2 जने ऊपर पहुंच चुके थे। आखिर ये 4 कौन थे? चारों थे रवि और ममता, नितिन और सरिता। ये चारों कौन थे? इनमें से 2 कौन से ऊपर गए और 2 कौन बचे? बस इतना तो समझ में आ गया कि हवस और प्यार के अंधे चक्कर में कोई कुछ भी कर सकता है। हवस इतनी है कि लोग किसी को कभी भी मार सकते हैं। तो इस स्टोरी को ज़रूर सुनना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और आखिर तक सुनना ज़रूर कि कौन ऊपर गया और कौन बचा। तो करते हैं इस स्टोरी को शुरू। ये कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जो बहुत सुंदर है खूबसूरती में, और वहाँ के हर एक परिवार इंजॉय और खुशी परिवार से अपना जीवन काट रहे थे। वहाँ पर ही रहते थे एक ममता और नितिन। वो भी अपना जीवन बहुत हंसी खुशी काट रहे थे। 8 साल उनकी शादी को हो चुके थे और हर पल उनका इंजॉय में कट रहा था। नितिन बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था और मिडिल क्लास ये फैमिली थी। और नितिन जो थे वो उसमें जॉब करते थे अपना, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और ममता को टाइम नहीं दे पाए थे। शादी के 2-3 साल तो बहुत अच्छे से गए, उसके बाद ममता के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि वो मार्केटिंग का काम करता था। सुबह जाता शाम को आता, उसको थोड़ा सा पल देता और फिर उसके बाद टाइम ही ना दे पाता। बट अपनी वाइफ ममता से वो बहुत प्यार करता था, एंड बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है कि जो ममता होती है वो अपने बिज़ी हो जाती है, उसको सिलाई वगैरह भी आती है और वो सोशल मीडिया में भी आ जाती है। अपना फेसबुक जो भी उसको चलाना होता है वो अपना चलाती रहती और अपना टाइम काटती रहती। फिर उसके हाथ ग्रुप लगा, वो भी ग्रुप था एक करके, राधा कृष्ण करके एक ग्रुप लगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसमें जाऊं, तो वो उस ग्रुप में ऐड भी हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐड किसने करा? ऐड करा था सरिता ने। सरिता इसकी एज अ फ्रेंड बनकर इसके ग्रुप में उस पर आई थी फेसबुक पर। उसके बाद इसने ग्रुप में ऐड किया था। पहले इसको बोला कि यार पता है क्या होता है यहाँ पर? ये होता है कि ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के बारे में उसने समझाया कि यहाँ पर हम 200 रुपये में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, सिर्फ 200 रुपये में। तो उसको भी लगा कि सिर्फ 200 में, तो उसको ऐसा झांसा देती और अपने बॉस रवि के बारे में भी उसको समझाती कि जो रवि है ना वो ऐसे करके हमको घुमाने ले जाता है, वो ये है वो ये है। तो मैं आपको ये बता दूँ, जो रवि है वो रवि इंदौर के बहुत जाने माने इंसान हैं। वो उनके परिवार में उनकी वाइफ, वो खुद, उनके 2 बच्चे और 3 भाई भी हैं। सबकी शादी हो चुकी है और इनके पापा बहुत रिच थे, तो ये भी बहुत अच्छी स्टडी करके एक होटल खोला था उन्होंने। जो होटल इन्होंने फिर 3 खोली और होटल इनके बहुत अच्छे चल रहे थे। फिर इन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट करा जिसमें ये 200-200 रुपये में लोग बागों को घुमाते थे, कभी मथुरा वृंदावन तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ऐसा करके ये अपनी ज़िंदगी काटे थे। और सरिता इनकी मुँह बोली बहन थी, जो कि अपना वहाँ पर ही रहती थी अपने पति को छोड़कर अपने बच्चे के साथ, लड़की के साथ। तो वो अपना इसी में ही काट रही थी। तो सरिता जो थी वो फेसबुक पे मिली थी ममता को, तो इनकी दोस्ती यहीं से स्टार्ट होकर एक राधा कृष्ण ग्रुप पे रुक जाती है। वो इतना उसको समझा देती है, वो बोलती है ठीक है मुझे ऐड कर लो। तो ममता उसमें ऐड हो जाती है और उसमें प्लान बनता है एक दिन घूमने का मथुरा। तो वो भी मथुरा घूमने चली जाती है नितिन को ऐसे तैसे करके मना के। जब वो घूमने जाते हैं तो वहाँ पर उसको रवि का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रवि उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें करता है, उसको बहुत अच्छा टाइम देता है। वहाँ पर हर खाने की चीज़, फ़ोन चलाने की चीज़, उधर घूमने की चीज़, इधर वो करने की चीज़, सब कुछ उसको टाइम से देता है। क्या मतलब कि ये कि ममता को यही तो चाहिए था, क्योंकि नितिन तो बिल्कुल दे ही नहीं पा रहा था ममता को टाइम, और ममता बस प्यार की भूखी थी। तो उसको ये था कहीं से मुझे प्यार मिल जाए, और वो उसको रवि से मिल गया। वहाँ पर उनकी बातचीत हुई और रवि और ममता वहाँ पर थोड़े से क्लोज आए, मतलब कि एज अ फ्रेंड क्लोज आए। उसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच चुके थे। उसने ट्रिप पे इतना एंजॉय किया कि उनके नंबर भी एक्सचेंज हो गए, और ये नंबर एक्सचेंज पहले दोस्ती से लेकर प्यार में बदल गए। इन दोनों की दोस्ती में इतना गैप आ गया कि ये बेडरूम तक भी पहुंच चुके थे। तो बस फिर क्या है, ममता 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती, इधर कभी टाइपिंग कर रही है, कभी व्हाट्सएप पे बात कर रही है, कभी कॉल पे बात कर रही है। रवि से वो इतनी क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। रवि भी उसको
बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता था। हर हफ्ते उससे मिलना, उसको गिफ्ट्स देना, उधर घुमाना इधर घुमाना, हर एक चीज़। उसको इतना लगा कि अब तो भाई मेरे लिए रवि ही है सब कुछ, और वो नितिन को टाइम देना ही भूल गई। नितिन को खटक गया कि कुछ तो गड़बड़ है और ये कुछ तो कर रही है। फिर नितिन को भी पहले तो नितिन ने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और उसके बाद नितिन ने इससे पूछना स्टार्ट किया, और ये बताती बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन उसने उसका फ़ोन चेक कर लिया और उसमें उसने बहुत कुछ देखा, और बहुत कुछ देखने के बाद उसने बोल दिया कि या तो तू इसको छोड़ दे या मुझे छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। बट जो ये थी ममता ने अपना पति नितिन ही चुना, और उसको फ़ोन करके साफ मना कर दिया, मैं तुझसे बातें नहीं कर सकती, मेरा तो कोई नहीं लगता, और मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूँ। उसने उसको ब्लॉक भी कर दिया। बट जब नितिन अपना ड्यूटी पे जाता और ड्यूटी से लौट कर आता, उसमें ममता के साथ बहुत कुछ होता, और बहुत वो परेशान रहती, इतना डिप्रेस्ड रहती कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि उधर उसको वो बहुत परेशान कर रहा था रवि, इतना कि बहुत ज़्यादा। फिर उसने क्या किया कि जो ये नितिन था, नितिन ने फिर उसका फ़ोन चेक किया 5-6 दिन बाद, तो उसमें उसने बहुत कुछ देख लिया, इतना कुछ देख लिया कि उन्होंने एक प्लान किया। प्लान ये था कि नितिन जो ये थी ममता ने फ़ोन करा और बोला कि सरिता मुझे ना रवि से मिलना है, ऐसा कर तू उसको ना अपने घर बुला ले और मैं आ रही हूँ। यही होता है कि रवि को वो सरिता कॉल कर देती है कि भैया वो आपसे मिलने मेरे घर आएगी, आप आ जाओ। तो वो नेक्स्ट डे सेम वही जो टाइम दिया था रवि वहाँ पहुँच जाता है। उससे पहले वहाँ ममता पहुँच जाती है। ममता, और ममता पहुँचने के बाद वहाँ पे पीछे की तरफ दुपक जाती है, और उससे बोल देती, सरिता भी बोल देती है अपनी बेटी से, ऐसा कर बेटा, पैसे वगैरह देके उसको भेज देती है बाहर कि जा तू इंजॉय वगैरह करके आ जा। और वो बड़ी थी लड़की 17-18 साल की, तो वो बाहर चली जाती है, और वहाँ आ जाता है रवि आने के बाद वो जो वहाँ पर था सब कुछ वो नाइटमेयर में बदल चुका था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 बंदे नाइटमेयर में बदल चुके थे। वो कौन थे वो पता चला जब उस लड़की के पास, जो सरिता की लड़की है, उसके पास एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर तेरी मम्मी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और तू बहुत जल्दी आ जा। वो वहाँ पर पहुँचती है और तुरंत इंडोर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इंडोर पुलिस वहाँ पर जब आती है तो वो देखती है कि सरिता ऊपर पहुँच चुकी है, और वहाँ पर एक इंसान भी है जो है रवि नाम का, वो भी ऊपर पहुँच चुका है। बट क्यों हुआ क्या ऐसा? तो फिर उसके पीछे की इंक्वायरी निकाली गई। इंक्वायरी निकालने के बाद पता चला ये ममता और इसी ने ही किया है, नितिन ने, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा में आते जाते दिखाई दिए। उसके बाद कॉल डिटेल भी निकाली गई, तो रवि और ममता बहुत बातचीत करते थे, और उससे पहले 1 घंटे पहले ही ममता ने सरिता से बात की थी, और ये बात सरिता ने अपनी बेटी को भी बताई थी कि आपके मेड से मिलने ममता आंटी आ रही है। तो बस सारी की सारी सुई घूम चुकी थी इनके ऊपर। और जो मैसेज किया था वो किया था सरिता के फ़ोन से ही ममता ने उसकी बेटी को, कि मेरे पे शक ना जाए, बस इस वजह से। फिर ममता से पूछताछ और नितिन से पूछताछ होती है, तो वो बताते हैं कि हमने ये दोनों ऊपर क्यों पहुँचाए, क्योंकि जो रवि था वो ममता को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। जब नितिन ने बोल दिया था कि तू मुझसे बात मत कर, वो बोलने लगा कि तू मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों के साथ भी वो सब कर जो तू मेरे साथ करती आ रही है अब तक, मतलब रूम में टाइम बिताना, वो सब मेरे दोस्तों के साथ भी कर। और जो कि ममता को बिल्कुल पसंद नहीं आया इसकी बातचीत में। फिर ममता ने उससे दूरी बनानी स्टार्ट करी और ब्लॉक भी कर दिया। बट वो बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, कभी किसी नंबर से तो कभी किसी नंबर से उसे धमकियाँ पे धमकियाँ दे रहा था। मैं तेरी फ़ोटो लीक कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगा, मैं तेरे पति के साथ ये सब कर दूंगा। फिर कुछ ही दिनों बाद यही मैसेज नितिन ने पढ़ लिए, और नितिन और ममता ने प्लान किया उसके घर बुलाने का। ये नितिन का प्लान था कि उसको घर बुलाते हैं सरिता के, और ये सब करते हैं। फिर जब ये दोनों सरिता के घर जाते हैं तो सरिता के घर ये दोनों ही जाते हैं, और वहाँ जाकर पहले सरिता को ऊपर पहुँचाया जाता है। सरिता से बात करी जाती है। इतने ही उसके जो हस्बैंड थे नितिन, वो सिर में मार देते हैं, और सरिता वहीं पर ही ऊपर पहुँच जाती है। उसके बाद रवि एंट्री करता है और ममता गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद उससे प्यार से बात करती है, बैठाती है सोफे पे, आंखों पे पट्टी बांध के रूम में ले जाती है, थोड़ा सा रिझाती है, और इतने ही नितिन का वो खेल स्टार्ट हो जाता है जो थोड़ी देर पहले सरिता के साथ हुआ था। कमरे पूरा का पूरा
पूरा का पूरा उस चीज़ से भर चुका था जिस चीज़ को मैं बोल नहीं सकती यूट्यूब पे, मतलब लाल कलर से। थोड़ी देर बाद ही ममता फ़ोन से मैसेज करती है सरिता के, उसकी बेटी को ही, कि आपकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर आ जाओ। बस इस वजह से कि मेरे ऊपर सुई न घूमे, सारा केस उल्ट पुल्ट हो जाए। बट सब कुछ खुला हो चुका था क्योंकि ये दोनों आ चुके थे CCTV कैमरा में, और ये दोनों मैसेज में बातें करते थे, ये दोनों कॉल्स पे घंटों घंटों बातें करते थे, और ये सारी चीज़ें कॉल डिटेल्स वगैरह में आ चुकी थी। तो आखिर यहाँ पर कौन गलत था, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि रवि गलत था या ममता गलत थी या नितिन गलत था। नितिन ने अपनी वाइफ का साथ दिया, वाइफ ने गलत करा, उसके बाद उसको अकल आ गई तो उसने अपने हस्बैंड का साथ दिया। बट मारना ये कोई सही बात थोड़ी है कि ऊपर ही पहुँचा दो। यहाँ पर तो तेरी पत्नी की गलती थी। बट आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आपको जो सही या गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू।